Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बिजनेस स्टडीज के फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर का पार्ट है और इस टॉपिक से हर साल बोर्ड में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर दरअसल वो स्ट्रक्चर है कैपिटल का जो हमें बताता है कि हमारी कैपिटल जो है वो किन किन फैक्टर से मिलके बनी है। अब जो हमने पिछले उसमें वीडियोस में अपने सीखा था कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में, जहां पर हम ये देखते थे कि जो हम अपनी कैपिटल को रेज करते हैं वो दो सोर्सेस से रेज कर सकते हैं, या तो ओनर्स फंड या फिर बोरोड फंड। ओनर्स फंड के अंदर क्या क्या आता था? जैसे उसके अंदर इक्विटी शेयर्स आते थे, रिटेन अर्निंग आते थे, और बोरोड फंड के अंदर हम लोन, डिवेंचर्स और बॉन्ड्स के बारे में बात करते थे। तो उसी से मिलाकर हमारा क्या बनता था? कैपिटल बनता था। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर एक प्रोपोर्शन होता है डेट और इक्विटी का हमारी कैपिटल के अंदर। ओके, तो इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। देखिए, बिजनेस को चलाने के कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। अब कैपिटल जो हमारी आई है उसमें डेट का कितना रेशो है और इक्विटी का कितना रेशो है, उसी के प्रोपोर्शन को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। सपोज करते हैं कि मेरे को कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी 10 लाख कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी। अब इस 10 लाख के लिए मैंने क्या किया, 5 लाख के जो अमाउंट है वो इक्विटी से रेज किया और 5 लाख का अमाउंट जो है वो मैंने डेट से रेज किया। ठीक है, तो कुछ इक्विटी से रेज किया, कुछ डेट से रेज किया, तो इसी को क्या बोलूंगा? कैपिटल स्ट्रक्चर बोलूंगा अपना। ठीक है, तो इसमें क्या पता चला कि जो 10 लाख का मुझे रिक्वायरमेंट थी वो मैंने 5 लाख डेट से पूरी करी है और 5 लाख की कैपिटल से पूरी करी है। वैसे ऐसा भी हो सकता था, सपोज मैं डेट से 4 लाख ला सकता था और इक्विटी से 6 लाख की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता था। तो इस तरीके से भी कैपिटल स्ट्रक्चर बन सकता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बताता है? प्रपोर्शन बताता है डेट कैपिटल और इक्विटी कैपिटल का। तो अगर मैं डेट कैपिटल को ऊपर रख दूं और इक्विटी कैपिटल को नीचे रख दूं तो यही प्रपोर्शन मेरा क्या होगा? कैपिटल स्ट्रक्चर होगा। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए, अब कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते समय हमें डेट और इक्विटी को भी समझना पड़ता है। अब क्यों समझना पड़ता है? देखिए, डेट की अगर मैं बात करूं तो डेट जो होते हैं थोड़े ज्यादा रिस्कियर होते हैं लेकिन लेस कॉस्टली होते हैं, और इक्विटी की अगर मैं बात करूं तो इक्विटी जो होते हैं वो लेस रिस्की होते हैं लेकिन मोर कॉस्टली होते हैं। तो किसको हमें कितना लाना चाहिए, तो इसका तो डिटर्मिनेशन हमें करना पड़ेगा। क्या हम अपनी कैपिटल ऐसे बना सकते हैं कि क्योंकि डेट जो होते हैं लेस कॉस्टली होते हैं तो सारा पैसा डेट से ही मंगा दिया? हाँ, ऐसे भी बना सकते हैं। क्या हम ऐसा बना सकते हैं कि जो इक्विटी होते हैं ये लेस रिस्की होते हैं तो सारा पैसा इक्विटी से ही मंगा लिया? हाँ, ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बनाती है कंपनीज। ठीक है, उन्हें क्या करना होता है? दोनों का मिक्स लाना होता है ताकि बेटर टू बेटर रिजल्ट उन्हें देखने को मिले। ओके, तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? बेस्ट होना चाहिए कंपनी का, ताकि क्या कर पाए, जो इक्विटी शेयर होल्डर हो उनके वेल्थ को वो मैक्सिमाइज कर पाए। तो बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर इज वन विच मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। तो अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का वही होगा जो इक्विटी शेयर होल्डर के वेल्थ को क्या करेगा? मैक्सिमाइज करेगा। ओके, आइए अब बात करते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर को कैसे डिटरमाइन करें कि क्या बेस्ट हमारे लिए कैपिटल स्ट्रक्चर हो। तो सारी कंपनीज जनरली एक जो कंसेप्ट यूज करती है उस कंसेप्ट को बोलते हैं फाइनेंशियल लिवरेज का कंसेप्ट, जिसकी वजह से हम कैपिटल स्ट्रक्चर को सही से डिटरमाइन कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब सीखते हैं फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है। देखिए, फाइनेंशियल लिवरेज जो होता है ये बेसिकली ज्यादा फोकस करता है डेट के ऊपर। तो फाइनेंशियल लिवरेज बताता है कि हमारी ओवरऑल कैपिटल में डेट का कितना प्रोपोर्शन है। तो इट रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन द ओवरऑल कैपिटल। ओके, तो हमारी ओवरऑल कैपिटल में डेट का कितना प्रोपोर्शन है, ये क्या होता है? फाइनेंशियल लेवरेज होता है। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो इसको भी लिख सकते हैं हम सेम एफसी कैपिटल स्ट्रक्चर की तरह, डेट अपॉन इक्विटी। फाइनेंशियल लेवरेज कहता है कि देखिए, जितना ज्यादा आपकी कंपनी में डेट होगा उतना ज्यादा आपकी जो अर्निंग होगी वो इंक्रीज होगी। ओके, तो डेट क्या करता है? आपकी अर्निंग्स को इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि जो डेट होता है सबसे चीपर सोर्स होता है फाइनेंस का। डेट से जब भी आप मनी को रेज करते हैं, कैपिटल को रेज करते हैं, तो आपको ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है। डेट सबसे चीपर होता है, तो जितना ज्यादा आप कंपनी में डेट लाएंगे वो आपकी क्या बढ़ाएगा? अर्निंग्स को इंक्रीज करेगा। तो मोर डेट विल इंक्रीज अर्निंग्स। ठीक है, जितना ज्यादा डेट होगा उतनी अर्निंग्स इंक्रीज होगी, लेकिन यहां पर भी एक कंडीशन है। कब इंक्रीज होगी जितना ज्यादा डेट होगा अर्निंग? जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या होगा? ज्यादा होगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जितना अब आपने पैसा लगाया उससे कितना आपको रिटर्न मिला। सपोज आपका पैसा लगा के आपको रिटर्न मिला 15%, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी आप डेट से मनी को रेज करते हैं तो आपको डेट पर क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो सपोज डेट पर आपको इंटरेस्ट देना है 10%, तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका क्या है? ग्रेटर है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? डेट से आपको
ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा, डेट सोर्स आपकी अर्निंग्स को इंक्रीज करेगा। लेकिन सपोज करते हैं हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो खाली 10% है और रेट ऑफ इंटरेस्ट अब 15% है, तो यहाँ पर जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो कम रह गया, किससे? रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो इस पोजीशन में क्या होगा, डेट सोर्स जो होगा मेरे लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। ओके, इसको अभी हम एक न्यूमेरिकल से भी सीखेंगे। आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि जो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अपॉन में टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अभी हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पर इसको अच्छे से सीखेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आइए इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो न्यूमेरिकल है उसमें हमारी 3 सिचुएशंस अराइज है। यहाँ पर पहली सिचुएशन में क्या है, जो टोटल कैपिटल है वो 50 लाख का है। जो 50 लाख की कैपिटल है वो कैसे बनी हुई है, यहाँ पर हमने खाली इक्विटी कैपिटल ही ली है, तो इक्विटी कैपिटल वो 50 लाख की है, डेट हमने कोई भी नहीं लिया तो डेट 0 है। टैक्स रेट यहाँ पर 30% है और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें दे रखा है 7 लाख। वैसे अगर हम सेकंड सिचुएशन की बात करें तो सेकंड सिचुएशन में जो टोटल कैपिटल है वो सेम ही है, 50 लाख है। यहाँ पर जो टोटल कैपिटल बनी है वो इक्विटी और डेट दोनों से बनी है, जिसमें इक्विटी का जो रेशियो है वो 40 लाख का है और जो डेट है वो 10 लाख की है। ओके, उसके बाद जो टैक्स रेट है वो 30% है और इंटरेस्ट ऑन डेट जो है वो 10% है और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वही सेम 7 लाख है। वैसे थर्ड सिचुएशन में क्या है, टोटल कैपिटल 50 लाख है। अब ये 50 लाख इक्विटी और डेट दोनों से बनी है, इक्विटी इसमें 30 लाख आ गया और डेट को हमने रेस कर दिया, कितना? 20 लाख कर दिया। टैक्स रेट वही है, 30% है। इंटरेस्ट ऑन डेट जो है आपका वो आपका 10% है और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है आपका 7 लाख है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इस जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करेंगे और पता लगाएंगे कि अब देखिए जैसे जैसे सिचुएशन हम देख रहे हैं, फर्स्ट सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन, तो सेकंड सिचुएशन से हमने डेट को इंक्लूड करा और थर्ड सिचुएशन में डेट को और ज्यादा इंक्लूड करा। तो हमें सीखना है कि जितना ज्यादा हम डेट इंक्लूड करते हैं क्या वो कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज कर पाता है या नहीं कर पाता। तो इसके लिए हमें एक टेबल बनाई है यहाँ पर, ठीक है। 3 सिचुएशंस आपको देख रखे हैं यहाँ पर, तो सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 एंड सिचुएशन 3। तो यहाँ पर तीनों में हमने EBIT सेम ही है, तो सबसे पहले हम क्या नोट डाउन करेंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स नोट करेंगे। तो तीनों सिचुएशन में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, 7 लाख है। ओके, तो 7 लाख हमने नोट डाउन कर दिया। इसके बाद हम इसमें से इंटरेस्ट को लेस कर देंगे। देखिए फर्स्ट सिचुएशन में हमने कोई भी डेट से पैसा नहीं लिया था, निल है डेट, तो यहाँ पर हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। सेकंड सिचुएशन में जो डेट है वो कितना है, 10 लाख है और इंटरेस्ट कितना पे करना है हमें, 10%। तो 10 लाख का 10% 1 लाख होता है। वैसे ही थर्ड सिचुएशन में जो डेट है वो 20 लाख का है, तो 20 लाख का 10% हमारा होता है 2 लाख। तो यहाँ पर हम EBIT को इंटरेस्ट से लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। तो अर्निंग बिफोर टैक्स हमारा आ जाएगा 7 लाख माइनस 0 इज 7 लाख, 7 लाख माइनस 1 लाख इज 6 लाख एंड 7 लाख माइनस 2 लाख इज 5 लाख। इसके बाद हम अर्निंग, हमारा जो रिजल्ट आया उसको हम बोलते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर से टैक्स को डिडक्ट करना है। तो तीनों केस में टैक्स जो है 30% है, तो यहाँ पर 7 लाख का 30% 2 लाख 10,000, 6 लाख का 30% 1 लाख 80,000 एंड 5 लाख का 30% इज 1 लाख 50,000। तो ये आपका आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो फर्स्ट सिचुएशन में अर्निंग आफ्टर टैक्स कितनी आ रही है, 4 लाख 90। सेकंड सिचुएशन में अर्निंग आफ्टर टैक्स आपकी आ रही है 4 लाख 20 एंड थर्ड सिचुएशन में अर्निंग आफ्टर टैक्स आपकी आ रही है डिडक्ट करके 3 लाख 50,000। तो आपने देखा जैसे जैसे हमने डेट को इंक्लूड करा हमारा जो टैक्स था हमें कम टैक्स देना पड़ा। ओके, हमने जैसे जैसे डेट को इंक्लूड करा, देखिए जैसे यहाँ पर डेट है, यहाँ पर भी डेट था, इसलिए हमारा जो टैक्स हमने डिडक्ट करा वो भी अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया। लोग सोचते हैं कि जो अर्निंग आफ्टर टैक्स आया वो ज्यादा आया तो ये वाला बेनिफिट होगा, नहीं। यहाँ पर अब देखिए अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद हमें निकालना पड़ता है अर्निंग पर शेयर। पर शेयर में कितना लोगों को अर्निंग हो रही है, तो उसे हमें किससे डिवाइड करना होता है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स से। तो फर्स्ट सिचुएशन में देखिए सारा पैसा इक्विटी से आया था, तो कितने शेयर होल्डर थे, 5 लाख शेयर होल्डर थे। ओके, तो 4 लाख 90,000 को हम 5 लाख से डिवाइड करेंगे तो अर्निंग पर शेयर आएगा हमारा 0.98। वैसे ही सेकंड सिचुएशन में कितने शेयर होल्डर्स है, 4 लाख शेयर्स है, तो 4 लाख शेयर होल्डर होंगे, ठीक है। तो हमारा जो अर्निंग आफ्टर टैक्स आया है 4 लाख 20, उसको 4 लाख से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आया हमारा 1.05 आया है। वैसे ही थर्ड सिचुएशन में जो हमारा अर्निंग, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं वो कितने हैं, 3 लाख शेयर होल्डर्स हैं। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स को हम 3 लाख से हम डिवाइड कर देंगे, 3 लाख 50 को 3 लाख से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.6। तो आपने क्या देखा कि जैसे जैसे हमने डेट को इंक्लूड किया लोगों का जो अर्निंग पर शेयर है वो भी क्या हो गया, राइज हुआ। ओके, राइज हुआ, क्या हुआ, बड़ा। क्यों ऐसा हुआ, देखिए जैसे जैसे हम डेट को इंक्लूड करते हैं तो जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है प्रॉफिट वो कम से कम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। यहाँ पर फर्स्ट केस में हमने 5 लाख लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया, यहाँ पर हमने 4 लाख लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया और यहाँ पर हमने 3 लाख लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया। इसलिए बोलते हैं कि जब जितना ज्यादा हम डेट को इंक्लूड करते हैं उतनी ज्यादा हमारी अर्निंग्स क्या होती है, इंक्रीज होती है।
ओके इसको हम इस तरीके से भी देख सकते थे कि क्या ये सिचुएशन बेनिफिशियल होती, जो अभी मैंने पीछे डिस्कस किया था, क्या बताया था कि अगर हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा होगा तो बेनिफिट होगा। तो आप आइए यहाँ पर देखते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आएगा। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का मैंने फॉर्मुला बताया था आपको, क्या होता है EBIT अपॉन में टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो EBIT क्या था यहाँ पर 7 लाख था, टोटल इन्वेस्टमेंट टोटल कैपिटल कितनी है 550 लाख की है, इंटू 100 कर देंगे तो रेट आ गया हमारे पास 14%। ओके तो रेट कितना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ गया आपके पास 14%। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा था आपको 10% देना पड़ रहा था। तो हमें पता लग गया कि 14% जो होता है वो 10% से क्या होता है ज्यादा होता है। तो मतलब ये सिचुएशन क्या है बेनिफिशियल है। ओके सपोज करते अगर ऐसा होता कि यहाँ पर जो हमारा सिचुएशन आता कि ये 14% है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% है, तो ये सिचुएशन हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होती। तो बेनिफिशियल ये तभी होगी जब हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या होगा बड़ा होगा, और वो यहाँ पर भी देखने को मिला है। ओके तो इस न्यूमेरिकल से हमने ये चीज सीखी है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं फाइनेंशियल लिवरेज का कंसेप्ट क्या होता है। ओके और फाइनेंशियल लिवरेज कैसे बताता है कि इसमें क्या क्या डेट को कैसे कैसे इंक्लूड करना है। ओके तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो भी टॉपिक्स रिमेनिंग है उसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक।